द फॉलोइंग आर टिपिकल फीचर्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा। तो इसका आंसर कौन देगा? सर मैं दूं? जी जी जरूर जरूर। सर इम्पेयर्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। इम्पेयर्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्टिक बोन लीजन इसका आंसर क्यों नहीं है? सर वो भी सही है, पर यहाँ पे नहीं नहीं टिपिकल नहीं नहीं फीचर नहीं, पूछ रहा है कैसे ना। सही है? कैसे सही है? ऑस्टियोक्लास्टिक लीजन्स आर द टिपिकल फीचर्स, नॉट ऑस्टियोब्लास्टिक लीजन्स। बोन मैरो के अंदर आपको क्या, अच्छा। बोन्स के अंदर लिटिक लीजन मिलते हैं ना, तो ये ऑस्टियोलिटिक लीजन्स टिपिकल फीचर होते हैं। बी प्रोटीन आंसर क्यों नहीं है? अच्छा यहाँ। क्योंकि एम प्रोटीन होती है, ठीक है। और मोर देन 75% ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो, चले ये अभी हम आगे चल के देखते हैं जब हम उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे। फ्री हैवी चेन्स इन द यूरिन, तो ये यूरिन में कौन सी चेन्स आती हैं मल्टीपल माइलोमा के अंदर? यूरिन में कौन सी चेन्स आती हैं मल्टीपल माइलोमा के अंदर? मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट के अंदर यूरिन में कौन सी प्रोटीन आती है? बेंस जॉन्स प्रोटीन का नाम सुना हुआ है? बेंस जॉन्स प्रोटीन, और ये लाइट चेन होती है, ये हैवी चेन नहीं होती, ये लाइट चेन होती है, फ्री लाइट चेन इन द यूरिन। तो द करेक्ट आंसर इज इम्पेयर्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्योंकि इम्यून ग्लोबुलिन देखें, एक है कि इम्यून ग्लोबुलिन बन रही हैं, ठीक है, और वो जाके हर जगह पे जाके डिफेंस कर रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि प्लाज्मा सेल्स का एक ऐसा क्लोन जनरेट हो गया है जो कि सिर्फ एक ही तरह की ऑटो एंटीबॉडी, एक ही तरह की एंटीबॉडी बनाई जा रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसे कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। अब वो एक क्लोन है, वो सारी एंटीबॉडीज बनाई जा रहा है, बाकी एंटीबॉडी बनाने का तो बॉडी के पास रिसोर्सेज ही नहीं रहते, ठीक है। तो जब बाकी एंटीबॉडीज कम बनती हैं तो इम्पेयर्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी हो जाती है। तो इम्पेयर्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी इज अ टिपिकल फीचर ऑफ मल्टीपल माइलोमा। अच्छा, मल्टीपल माइलोमा होता क्या है? मल्टीपल माइलोमा जो है बेसिकली एक मलिग्नेंट ट्यूमर है। मलिग्नेंट ट्यूमर किस तरह से है? ये ट्यूमर ट्रू सेंस में ट्यूमर नहीं है। इसमें होता ये है कि प्लाज्मा सेल्स जो है ना, उनकी हाइपर प्रोलिफरेशन, मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है प्लाज्मा सेल्स की। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं। और इन प्लाज्मा सेल्स के अंदर से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती है वो यूजुअली एक हैवी चेन होती है उसमें और एक लाइट चेन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम मल्टीपल माइलोमा की बात करें तो जो एक टिपिकल फीचर हमें मिलता है वो है, लेट मी सी, वो है जी हाइपर विस्कोसिटी। हाइपर विस्कोसिटी क्यों होती है? कि इतनी सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं कि उसकी वजह से ब्लड जो होता है वो थिक हो जाता है। रेटिनल ब्लीड्स मिलते हैं, रेटिना के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। जब वेन्स के अंदर कंजेशन होती है तो बैक प्रेशर जनरेट होता है। जब बैक प्रेशर जनरेट होता है तो उसकी वजह से रेटिनल ब्लीड्स हो जाते हैं, ब्रूजिंग होती है, ठीक है। हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर क्यों होता है? हार्ट फेलियर भी हाइपर विस्कोसिटी की वजह से होता है। और सेरेब्रल इस्कीमिया होता है थ्रोम्बोसिस की वजह से। सॉरी, जस्ट आई एम होल्डिंग फॉर अ सेकंड। ओके, सो हाइपर विस्कोसिटी के फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा,
अनीमिया, मैक्रोसाइटोसिस या नॉर्मोसिटिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। पैनसाइटोपिनिया उस वक्त होता है जब प्लाज्मा सेल्स प्रोलिफरेट कर जाते हैं और वो बोन मैरो को एक लिहाज से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सेल निकलने की जगह के लिए वो जो उनके प्रिकर्सर सेल्स होते हैं जब वो नहीं रहेंगे तो उस वक्त। अच्छा, प्रोटीन बहुत ज्यादा पैदा होने की वजह से ईएसआर बढ़ जाता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया होता है और एमिलाइडोसिस होता है। एमिलाइडोसिस का प्रोसेस जिसकी वजह से रीनल इम्पेयरमेंट होती है और पैराप्रोटीनीमिया होता है। जो प्रोटीन बनती है उसको पैराप्रोटीनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और इम्यून प्रेसिस इज ह्यूमरल impaired humoral immunity. This immune process is, तो इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं। यूरिन का एग्जामिनेशन करवाएं तो आपको स्पेशली अगर आप मल्टीपल माइलोमा सस्पेक्ट कर रहे होते हो तो आपको स्पेशली लिख के भेजना पड़ता है कि बेंस जॉन्स प्रोटीन करें जी। और ये यूरिन के अंदर फ्री लाइट चेन्स होती हैं। इम्यून ग्लोबुलिन के अंदर आपको पता है ना, हैवी चेन्स होती हैं और लाइट चेन्स होती हैं। जो मल्टीपल माइलोमा के अंदर मोनोक्लोनल इम्यून ग्लोबुलिन बनती है उसके अंदर एक लाइट चेन होती है और एक हैवी चेन होती है। प्लाज्मा सेल 10% से बढ़ जाते हैं। जब आप बोन मैरो एग्जामिनेशन करवाते हैं तो 10% से ज्यादा प्लाज्मा सेल्स होते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन बहुत ज्यादा बन रही है, पैरा प्रोटीन बन रही है, ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके एमिलाइडोसिस करती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो उसकी वजह से पांडा आइज बन जाती हैं, किडनी में जाएगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर देगी। ये कार्पल टनल में जाके बैठेगी तो कार्पल टनल सिंड्रोम कर देगी। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो लिटिक लियन बनते हैं और ये लिटिक लियन जो सबसे ज्यादा एक होते हैं ना, ये आपको स्कल के अंदर पंच्ड आउट लियन स्कल के अंदर नजर आते हैं, पंच्ड आउट लियन, ठीक है। और बाकी बोन्स के अंदर भी ऑफ कोर्स आपको लिटिक लियन मिल सकते हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रीनल फेलियर के मैकेनिज्म क्या क्या होंगे। एक तो होगा जी पैराप्रोटीन डेपोजिशन, ठीक है, इसकी वजह से एमिलाइडोसिस हो जाता है। पेन होती है, पेन की वजह से आप एनसेड देते हैं, एनसेड्स भी जाके किडनी डैमेज करते हैं। इम्पेयर्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, उसकी वजह से यूटीआईज होते हैं, रिकरेंट यूटीआईज, उसकी वजह से भी रीनल डैमेज होती है। और हाइपरकैल्सीमिया इटसेल्फ इज टॉक्सिक टू द किडनीज, रीनल स्टोन्स बना सकता है, वैसे खुद भी टॉक्सिसिटी करता है। तो ये 5 मैकेनिज्म है मल्टीपल माइलोमा के अंदर रीनल फेलियर के। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रीनल फेलियर, उनमें से एक दे दिया जाएगा। या दूसरी सूरत में ये होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ फेलियर ऑफ रीनल फेलियर इन मल्टीपल माइलोमा। 4 ऑप्शन दे देंगे, 5वां कोई और ऑप्शन होगा, वो आपने पिक द ऑड वन आउट करना होगा। और लिटिक लियन की वजह से बोनी कोलैप्स भी हो सकता है और पैराप्लीजिया भी हो सकता है। So these are the clinical pictures of multiple myeloma. अच्छा, अगर हम ये देखें, सबसे जो कॉमन एम प्रोटीन होती है ना, वो आईजीजी वैरायटी की होती है। सबसे कॉमन आईजीजी वैरायटी की होती है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे कॉमन ही पूछी जाती है, यूजुअली द ऑड वन आउट इज आईजीजी। अच्छा, बेंस जॉन्स प्रोटीन क्या होती हैं? लाइट चेन इन यूरिन, दीज आर कॉल्ड बेंस जॉन्स प्रोटीन, ठीक है। आपने इसको ट्रीट कैसे करना होता है? सबसे पहले तो आपने एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है। हाई फ्लूइड देते हैं हाइपरकैल्सीमिया के लिए, एनाल्जेसिया देते हैं बोन पेन के लिए, और ये एनाल्जेसिया यूजुअली आपको देना होता है ओपियाइड्स, क्योंकि जो एनसेड्स होते हैं वो किडनी डैमेज करते हैं, वो नहीं देने होते। हाइपरकैल्सीमिया के लिए आप बिस्फॉस्फोनेट्स दे सकते हैं, हाइपरकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट है, ठीक है। और जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप एलोप्यूरिनॉल दे सकते हैं। अच्छा, चलें, आप लोगों से यहाँ पर एक सवाल है, एलोप्यूरिनॉल के अलावा दूसरी कौन सी ड्रग है जो कि आप दे सकते हैं यूरिक एसिड को कम करने के लिए? कौन सी दूसरी ड्रग है जो कि यूरिक एसिड कम करने के लिए दी जाती है? हेलो, एनीवन? Xyloric, एलोप्यूरिनॉल allopurinol, इज जाइलोरिक, allopurinol. एलोप्यूरिनॉल। Yeah. मैं तो दूसरी ड्रग Colchicine, का नाम
नहीं कोलचिसिन। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं यूरिक एसिड कम करने की दवाई पूछ रहा हूँ। कॉलचिसिन गाउट की ट्रीटमेंट है, मैं तो यूरिक एसिड कम करने की ड्रग पूछ रहा हूँ। सर फ्यूबोस्टैट, फीबुक्सोस्टैट। फेबुक्सोस्टैट, शाबाश। फेबुक्सोस्टैट जो है वो यूरिक एसिड को कम करती है, तो आपको फेबुक्सोस्टैट का नाम पता होना चाहिए। लेट मी राइट इट फॉर यू ताकि आप लोगों को स्पेलिंग का पता लग जाए। फेबुक्सोस्टैट एलोपेरिनॉल होती है, फेबुक्सोस्टैट होता है। अच्छा, कोई चले यहाँ पर अगर क्रेडिट का नंबर है कि एक और ड्रग का नाम बता दें जो यूरिक एसिड को कम करती हो। रेस्ब्यूरिकेज, रेस्ब्यूरिकेज। तो जब किसी को ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है ना, तो उस वक्त रेस्ब्यूरिकेज देते हैं, तो ये भी यूरिक एसिड को कम करता है। रेस्ब्यूरिकेज, लेट मी राइट इट फॉर यू। तो इन 3 ड्रग्स का नाम याद कर लीजिएगा। और अगर किसी को हाइपर विस्कोसिटी हो रही हो, आप प्लाज्माफेरेसिस करते हैं। प्लाज्माफेरेसिस में क्या होता है, वो सारी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है ना, वो सारी निकल जाती हैं, हाइपर विस्कोसिटी बेहतर हो जाती है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या है, आप थैलिडोमाइड दे सकते हैं। बिल्कुल रिसेंटली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आई है जिसे, जो कि प्रोटियासोम इनहिबिटर है, इसे बार्टिजोमिब कहते हैं। तो थैलिडोमाइड को याद रखें, बार्टिजोमिब को याद रखें, लेनालिडोमाइड को याद रखें। ये थैलिडोमाइड की बड़ी बहन है, सेकंड जनरेशन इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग है ये। मेल्फिलन, प्रेडनिसोलोन। अब मैं आपको बताऊं कि इसका ये इन 4 ड्रग्स का रिजीम बनता है, इन 4 ड्रग्स का रिजीम बनता है। थैलिडोमाइड पुरानी ड्रग हो गई है, वो अब इतनी कॉमनली यूज नहीं होती। ठीक है, तो ये 2 रिजीम आपको नजर आ रहे हैं, एक सीटीडी रिजीम है और एक वीटीडी रिजीम है। ठीक है, ये जो 4 ड्रग्स मैंने आपसे जिक्र किया है, ये इन्हीं ड्रग्स का पे मुश्तमिल रिजीम होता है। और एक होता है जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है जी ऑटोलोगस हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अच्छा, यहाँ तक सबको लग गई समझ। ये सीटीडी और बीटीडी जो है ना, ये बेसिकली इन्हीं दवाइयों के रिजीम होते हैं। एक में थैलिडोमाइड, बॉर्टिजोमिब और प्रेडनिसोलोन, ये डेक्सामेथासोन होती है। दूसरे के अंदर ये होता है जी थैलिडोमाइड होता है, मेल्फिलन होता है और प्रेडनिसोन होता है। ये 2 रिजीम यूज होते हैं मल्टीपल ये यंगर पेशेंट्स के रिजीम है। अगर ओल्ड कोई पेशेंट हो तो उसमें ऑटोलोगस हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट। ओके जी, आगे चलते हैं। मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ ले। ओके जी, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेडिकल इंडिकेशंस फॉर स्प्लीनेक्टमी इंक्लूड। जी, क्या आंसर है इसका? एनीवन? लगता है आज सारे थक गए हैं, लंबा सेशन था। क्या आंसर है? सर यहाँ पे आईटीपी, आईटी। वैसे वहाँ पे रिलेटिव होता है स्प्लीनेक्टोमी, पर यहाँ पे इन ऑप्शंस में यही बेहतर है। स्प्लीनेक्टमी, इसमें सिर्फ एक वाहिद जो यानी इंडिकेशन नजर आ रही है ना इस पूरे 5 ऑप्शंस के अंदर, आईटीपी इज द ओनली ऑप्शन। तो इंडिकेशंस, ये सारी स्प्लीनेक्टमी की इंडिकेशंस हैं। ठीक है, हाइपर सप्लेनिज्म, जब फॉर एग्जांपल सप्लीन इतनी बड़ी हो जाए कि उसकी वजह से प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएं,
और वो प्लेटलेट इतने कम हो जाएं कि उसकी वजह से ऑटोमेटिक एक स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उस वक्त हम स्प्लेनेक्टमी करते हैं। लिम्फोमास, कई लिम्फोमास के अंदर डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए की जाती है, जब आपको कोई और नहीं मिल रहा होता। स्प्लेनिक अब्सेस में आप उसकी ड्रेनेज करते हैं तो बाद वो स्प्लेनिक अब्सेस इतनी बड़ी होती है कि आपको स्प्लीन निकालनी पड़ जाती है, ठीक है। और वॉन्डरिंग स्प्लीन, स्पेशली आईटीपी के अंदर क्या होता है, आईटीपी के अंदर स्प्लीन आप निकालते हैं तो उसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता। हालांकि असूली तौर पे जब आप आईटीपी के अंदर स्प्लीन निकाल दें तो पेशेंट को ठीक हो जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार कहीं कुछ एक्सेसरी स्प्लेनिक टिश्यू तो नहीं पड़े हुए, तो फिर उसके लिए एक स्कैन करवाया जाता है। वो स्कैन जितने भी एक्सेसरी स्प्लीन पड़ी होती है ना, उस सब को ढूंढ लेता है और फिर उस एक्सेसरी स्प्लीन को भी निकाल दिया जाता है। स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस विद ब्लीडिंग गैस्ट्रिक वेरिसेस, स्प्लीन निकाल दो, ठीक है। और आईटीपी is a very common indication. I've seen a lot of patients who needed splenectomy because of uncontrolled ITP. स्प्लेनिक ट्रॉमा हो जाए उसमें निकाल देते हैं। बाजुकात कुछ फीवर ऐसे होते हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द स्प्लीन होता है, उनमें निकाल दिया जाता है। कोई मुझे बता सकता है कोई ऐसी कंडीशन जिसमें स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ स्प्लीन होता हो? Anyone? चलें, 3 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। एक है जी टाइफाइड फीवर, एक है मलेरिया के अंदर ऐसा हो सकता है, और एक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर होता है। स्प्लीन को हाथ लगता नहीं और स्प्लीन रप्चर हो जाती है, तो ऐसे केसेस के अंदर हमें निकालनी पड़ती है स्प्लीन। कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, अगर स्प्लीन के अंदर मेट्स चले सर जाएं, टाइफाइड के अंदर फिर ज्यादा टाइम हो गया हो तब, या क्योंकि जब हम देखते हैं टाइफाइड का पेशेंट आ रहा होता है उसमें तो स्क्रीन चेक कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली इतना जोर दे रहे होते हैं, उस वक्त भी हो पल्पेट सकती वगैरह है, कर उस रहे वक्त होते हैं। बहुत बहुत उस वक्त ये नाजुक हो जाती है। तो अगर आप टाइफाइड सस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा विगरसली उसको पल्पेट नहीं करना चाहिए। गैस्ट्रिक कैंसर टू स्प्लेनिक टिश्यू, जब कभी किडनी रिवास्कुलराइजेशन करते हैं, रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन, जिस तरह डिस्प्लेजिया, रीनल आर्टरी डिस्प्लेजिया होता है, तो अगर हम स्प्लेनिक आर्टरी यूज करें तो उस वक्त भी हमें स्प्लेन निकालनी पड़ जाती है। और फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनिटल पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, तो ये स्प्लेनेक्टमी की इंडिकेशंस हैं। इनमें से कोई ना कोई आपसे कान इधर से पकड़ के या इधर से पकड़ के कोई ना कोई पूछी जा सकती है। The presence of lymphadenopathy and splenomegaly is typical in, चलें जी, ये बाप का क्वेश्चन है, मुझे आपने जवाब देना है इसका, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर काफी बहस हो सकती है। जी एनीवन, कौन सी इनमें से ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लिम्फेडिनोपैथी भी होती है और स्प्लीनोमेगली भी होती है? CML सर। सीएमएल के अंदर लिम्फेडिनोपैथी कोई नहीं होती। माइलाइड है ना, क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया है, तो लिवर इनलार्ज होगा, स्प्लीन इनलार्ज होगी, लेकिन लिम्फ नोड नहीं इनलार्ज होते। एएलएल के अंदर होते हैं, लेकिन एएलएल के अंदर स्प्लीन कोई नहीं इनलार्ज होती, ठीक है। सर माइलोमाटोसिस जो के माइलोफिब्रोसिस है, शाबाश, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, माइलोफिब्रोसिस में सर माइलोफाइब्रोसिस के अंदर ना स्प्लीन इनलार्ज होती है और मैसिवली इनलार्ज होती है, लेकिन इसके अंदर लिम्फेडिनोपैथी कोई नहीं होती।
तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लिम्फ नोड भी इनलार्ज होंगे और स्प्लीन भी इनलार्ज होगी, दोनों चीजें इनलार्ज होगी। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर हम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को देखें तो उसकी टिपिकल हिस्ट्री क्या होती है? एक यानी 20-22 साल का कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मेल फीमेल का इसमें कोई नहीं होता। हाई ग्रेड फीवर होता है, सोर थ्रोट के साथ आता है। ठीक है। और उसके ना वो कहेगा मेरे गले में ये गिल्टियां बन गई हैं, लिम्फेडिनोपैथी, स्पेशली द पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व। और जब आप उसके एब्डोमेन पैल्पेट करेंगे तो स्प्लीन भी इनलार्ज मिलेगी। ठीक है। और अब अगर आप उसका मुंह खुलवा के देखें तो मुंह के अंदर भी आपको इस तरह के पेटिकियाई मिल सकते हैं। तो जब आप उसकी सीबीसी करवाते हैं तो हर चीज ठीक होती है, लेकिन जब आप उसकी पेरिफेरल फिल्म करवाते हैं तो आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट्स नजर आते हैं। तो अगर वो ये एटिपिकल लिम्फोसाइट 10% तक हों तो आप ये भी आपको एक डायग्नोस्टिक वैल्यू देते हैं। एक इसका और फीचर होता है कि अगर आप इनको पेनिसिलिन दे दें तो इनको इस तरह की एक रैश बन जाती है बॉडी के ऊपर, मैकुलर रैश होती है, ये रेड कलर की, रेडिश कलर की। तो ये होता किस वजह से? ये एब्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। ठीक है। और इस एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस इसका एक फीचर है। 30 से 50 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये ओरल सिक्रीशन के जरिए होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउट। बाकी ब्लड प्रोडक्ट्स, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, दीज आर आल्सो mechanisms of transmissions in few cases. अच्छा जी। ये फीवर का फ्राइनोरिया फ्रिंजाइटिस इसमें हो सकता है। इसकी 3 फेजेस होती हैं। एक प्रोड्रोम होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं, फिर एक्यूट फेज होती है जिसमें लिम्फेडिनोपैथी, टॉन्सिलोफ्रेंजाइटिस, स्प्लीनोमेगली, हेपेटोमेगली सब कुछ मौजूद होता है, और फिर रेजोल्यूशन जिसमें सिर्फ ऑर्गेनोमेगली रह जाती है, बाकी हर चीज खत्म हो जाती है। ओके जी। अच्छा, इसमें जो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एक एक्सुडेट पड़ा हुआ है बिल्कुल टॉन्सिल के ऊपर, तो एक्सुडेटिव फेरिंगोटॉन्सिलाइटिस होता है इसके अंदर। 90% केसेस के अंदर लिम्फेडिनोपैथी होती है। ठीक है। और 60% केसेस के अंदर हेपेटोमेगली होती है। 50% केसेस के अंदर स्प्लीनोमेगली होती है। मैकुलोपेपुलर रैश कैन बी प्रेजेंट इन 15% ऑफ द केसेस। ठीक है। आईलिड एडीमा हो सकता है। अच्छा, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो लैब के मुताबिक है ना, वो ये है कि पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर आपको 10% से ज्यादा एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिल जाते हैं, या आप कोई टेस्ट करवाते हो, सीरोलॉजिक टेस्ट, और एब्स्टीन बार वायरस के खिलाफ आपको एंटीबॉडीज मिल जाती हैं। ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, लिम्फोसाइटोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है इसके अंदर। लिवर फंक्शन टेस्ट अब नॉर्मल हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। एक खास किस्म की एंटीबॉडी होती है जिसे कहते हैं हेट्रोफिल एंटीबॉडी। बच्चों, इसका नाम लाजमी याद कर लो, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। हेट्रोफिल एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं इसके अंदर। एब्स्टीन वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पॉजिटिव हो सकती हैं। अच्छा, अब ये जरा सिनेरियो देखना। 23-year-old male presented in surgical emergency ward with acute onset of abdominal pain which developed while he was playing hockey. He gives history of fever and sore throat 1 week back. On examination, pulse 120, blood pressure 90/60, temperature 100, respiratory rate is 24 per minute. Bilateral cervical adenopathy है इसको, purpuric spots over the legs and trunk with maculopapular rash है. Abdomen is rigid and tender, especially in left hypochondrium. Viscera are not palpable due to rigidity of abdominal wall. ठीक है, बाकी सारा examination normal है. What is your diagnosis? infectious mononucleosis. नहीं, इसके पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही है, इसकी रिजिडिटी क्यों है, ये सारा कुछ भी तो एक्सप्लेन होना चाहिए। हाइपरस्प्लेनिज्म की वजह से। हाइपरस्प्लेनिज्म नहीं बेटा, स्प्लेनिक रप्चर की वजह से। मैंने आपको बताया था स्पॉन्टेनियस रप्चर होता है, स्प्लेनिक रप्चर। तो इसलिए जब हम इन लोगों को ट्रीट करने लगते हैं ना, तो इनको हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, हम इनको कहते हैं भाई 4-5 हफ्ते खेलना कूदना कोई नहीं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट को अवॉइड करने का बोलते हैं। तो ये सिनेरियो है। तो यानी इस सिनेरियो का मकसद ये था कि मैं आपको एम्फसाइज करूं कि स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है ऐसी कंडीशंस के अंदर। ठीक है।
एक्सक्यूज मी बच्चों, एक मिनट ठहरिए। सो इसी तरह से अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो 29 years old male presented with history of high grade fever, ये वही वाला सिनेरियो है। एक्सिलरी और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, स्प्लीनोमेगली है, ठीक है, और पेरिफेरल फिल्म के ऊपर आपको 10% एटिपिकल लिम्फोसाइट्स भी मिल गए। रेटिक काउंट इसका 4% है, ठीक है, और बिलीरुबिन इसकी रेज्ड है। अगर आप बिलीरुबिन पे गौर करें तो इनडायरेक्ट वाली बिलीरुबिन रेज है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन 3.8 है, ठीक है, जबकि डायरेक्ट बिलीरुबिन जो है वो 0.7 है। तो अब इसमें क्या डायग्नोसिस है आप लोगों का? सिनेरियो दोबारा दिखा दें प्लीज एक बार। बच्चों 29 years old मेल है, हाई ग्रेड फीवर है, सोर थ्रोट है, फटीग है, जनरलाइज्ड वीकनेस है, ठीक है, टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है, एक्सिलरी और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी और मार्क्ड पैलर है, ठीक है, स्प्लीनोमेगली है, और अगर आप सीबीसी पे देखें तो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं 10% तक, और फ्रेगमेंटेड रेड सेल और शिस्टोसाइट्स आ रहे हैं। रेटिक काउंट 4% है, बिलिरुबिन 4.5 है, उसमें से इनडायरेक्ट 3.8 है और डायरेक्ट 0.7 है। तो ये हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कुछ होगा? हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम नहीं होगा, ये हेमोलिसिस है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो होता है ना, वो हेमोलिसिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अब ये जो है ये एक्सुडेटिव टॉन्सिलाइटिस है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। तो हमने इसकी जो फेटल कॉम्प्लिकेशंस है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। CNS कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, सीयर्स हो सकते हैं, सीयर्स, और स्प्लेनिक स्पॉन्टेनियस स्प्लेनिक रप्चर हो सकता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जैसे कि इस केस में हो रही है, ठीक है, और बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बाकी ये लॉन्ग लिस्ट है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट कैसे करने हैं? सबसे पहले तो इनको रेस्ट देना है, ठीक है, एनाल्जेसिया देना है, फ्लूइड्स देने हैं, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अवॉइड करनी है ताकि स्प्लेनिक रप्चर होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होती है जैसे फुटबॉल है, जैसे हॉकी है, जैसे बॉक्सिंग है, वगैरह वगैरह, और हम इनको स्टेरॉइड्स देते हैं 1 to 2 वीक्स के लिए, और इनको हमने एंटीबायोटिक भी देनी होती है। अगर ज़रूरत पड़े तो सुपर इन्फेक्शन हो तो हम इनको एंटीबायोटिक भी देते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोमेगालोवायरस, इसमें भी हाई ग्रेड फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है, बॉडी पे रैश भी बन सकती है, तो साइटोमेगालोवायरस। लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है या साइटोमेगालोवायरस है? कैसे डिसाइड करेंगे? कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ना जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को फर्क करेगा साइटोमेगालोवायरस के केस से। सर इसके वो जो एंटीबॉडीज हैं, हीट्रोफाइल एंटीबॉडीज, ये स्पेसिफिक टू, मैं तो क्लिनिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। सर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी जो होगी, सर्वाइकल नोड्स ये मोस्ट कॉमन। साइटोमेगालोवायरस में भी होती है। तो अगर साइटोमेगालोवायरस उन्होंने बताना सर हुआ ना, जी जी सर एज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और सीएमवी वालों को हेपेटोमेगाली भी होती है, थोड़ा लेस होता है,
इसमें होती ही नहीं है, और स्प्लीनोमेगाली भी उनको कम अगर होती है। अगर मैंने किसी को साइटोमेगालो वायरस देना हुआ ना, तो मैं साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जरूर दूंगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मरीज है और उसे ये सब कुछ हुआ है। अगर आपके सिनेरियो के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का लफ्ज आ गया ना कि पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और अब उसको ये सारा कुछ हो रहा है, तो आप इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की जगह साइटोमेगालो वायरस चूज कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं ना लिखा हुआ तो फिर आपने इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस ही लिखना है। बाकी ये सारे जो डिफरेंसेस आप बता रहे हैं ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अगर आपके पेशेंट को इम्यून सप्रेशन है, इम्यून सप्रेशन जैसे HIV है और उसका CD4 काउंट जो है वो 250 से 200 से कम हो गया है, तो फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अगर आपका पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं हाई रिस्क है, उसकी अगर वो बताते हैं जी कि बिजनेसमैन है और ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, या IV ड्रग अब्यूजर है, या उसका कोई हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है, तो फिर आप HIV की तरफ ज्यादा जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन तो वो इस तरह से आएंगे। बाकी रुबेला और ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब तक स्पेशल हिस्ट्री ना दी जाए इनके मुतालिक तब तक आपने इनको चूज नहीं करना। ऊपर वालों के डिफरेंशिएटिंग फीचर मैंने आपको बता दिए। इसकी कोई वैक्सीनेशन इसका इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अगर किसी को हो गया है तो वो दूसरे मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट से परहेज करे। इसको ना किसिंग डिजीज भी बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई जो पेशेंट है उसको चाहिए कि वो किड्स वगैरह को किस करने से परहेज करें, वरना उनको भी होने का खतरा होता है। ओके जी, टिपिकल फीचर्स ऑफ ITP इंक्लूड आंसर। इस सवाल का क्या आंसर है बच्चों? सर रेस्पॉन्स टू corticosteroid therapy, शाबाश। अच्छा, like पैल्पेबल IgG सप्लीनोमेगली, mediated thrombocytopenia. पैल्पेबल सप्लीनोमेगली क्यों नहीं है आंसर? सर ये सर स्प्लीनोमेगाली तो बहुत चीजों में होती है ना, वो ITP का स्पेसिफिक फीचर नहीं है ना, टिपिकल नहीं होगा। नहीं 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 बच्चे, ये बात नहीं। सप्लीनोमेगली अगर आ जाए ना तो ITP का डायग्नोसिस बनाना ही नहीं है। अगर सप्लीनोमेगली आ जाए तो ITP नहीं है, ठीक है। सर आ गई समझ? नहीं इस सवाल का मकसद ये था कि अगर सप्लीनोमेगली आ गई तो ITP बनाना ही नहीं। ओके जी। शॉर्टनिंग ऑफ BT ब्लीडिंग टाइम, शॉर्टनिंग ऑफ BT से मुराद है ब्लीडिंग टाइम नहीं बच्चों। ITP के अंदर ब्लीडिंग टाइम सर प्रोलॉन्ग्ड होता है। प्रोलॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग हो जाता है। प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स पेशेंट्स मोर देन 40 years ऑफ एज, नहीं ये यंगर पेशेंट्स को भी हो जाता होता है। IgG मीडिएट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अभी हम आगे चल के इसकी एंटीबॉडीज पे बात करते हैं। तो रिस्पांस टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, दिस इज द टिपिकल फीचर। याद रखें, अगर आप स्टीरॉयड देते हैं और प्लेटलेट ऊपर नहीं आते तो आपका ITP का डायग्नोसिस डाउटफुल हो जाता है। तो रिस्पांस टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो है ना, दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ ITP। अच्छा, ITP के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, ठीक है। अच्छा चलें, मे बी आप में से कभी किसी ने इवान सिंड्रोम का नाम सुना हो। इवान सिंड्रोम का पता है?
सर थोड़ा सा आता है वो हाँ, कूम्स बता दें। पॉजिटिव होता है उसमें। शाबाश, सर उनमें बस वो होता आप है पहुंच कि गए, आप फीवर पहुंच होता गए। है पेशेंट्स देखिए, में। कोम्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया ना, कोम्स पॉजिटिव किस में होता है? ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया में। जी सर। तो अगर ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया प्लस आईटीपी दोनों साथ आ जाएं तो इसको इवान सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आईटीपी के साथ साथ एचबी भी कम हो रही होती है। वरना आईटीपी जो है ये आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, बाकी हर चीज नॉर्मल है, सिर्फ प्लेटलेट कम है। ठीक है, और जब भी आपने देखना है आईटीपी वाले मरीज को, आपने देखा प्लेटलेट इस मरीज के कम है, सबसे पहले आपने प्लेटलेट कम होने की सारी कॉजेज देखनी है। क्या मरीज को प्लेटलेट कम होने की कोई कॉज तो नहीं है, और मरीज को कोई लिम्फोमा तो नहीं है, मरीज कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से प्लेटलेट कम हो रहे हैं, मरीज को कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, जिस तरह कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज होती है ना, एसएलई के अंदर भी प्लेटलेट कम हो जाए। तो आपने सारी कॉजेज को देखना है। अगर कोई कॉज ना मिले तो फिर आपने कहना है कि आईटीपी है मरीज को। ठीक है, ठीक है। सो आईटीपी इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। आप बाकी सारी कॉजेज को एक्सक्लूड कर लेते हो, जब आपको कोई कॉज नहीं मिलती है तो आप कहते हो कि ये आईटीपी है। सो इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज। In this, auto antibodies are formed against glycoprotein 2A 3B or 1B slash 9। तो ये दोनों ही जो प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज होती हैं। अच्छा जी, बच्चों एक मिनट के लिए ठहरिएगा, देयर इज अ मैसेज और मुझे इसको रिप्लाई करना है। जस्ट अ मोमेंट। चल, डन, ओके ओके जी। सो अच्छा, आईटीपी इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और एसएलई। ठीक है, तो जब भी आपको फॉर एग्जांपल आपको प्लेटलेट कम मिल गए, ठीक है, तो आपको कोई और वजह नहीं मिली, आप उसका हेपेटाइटिस सी का स्टेटस जरूर करवाएंगे। अगर उसका हेपेटाइटिस सी का स्टेटस पॉजिटिव आया, प्लेटलेट का कम होना माइट बी ड्यू टू हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। आप हेप सी का इलाज करेंगे, उसके प्लेटलेट बेहतर हो जाएंगे। उसका प्लेटलेट एचआईवी की वजह से कम हो सकते हैं। आप एचआईवी का वायरल लोड कम करेंगे, हो सकता है उसके प्लेटलेट बेहतर हो जाएंगे। उसके प्लेटलेट कम होने की वजह एसएलई हो सकती है, तो अगर आप एसएलई का इलाज करेंगे, हो सकता है उसके प्लेटलेट बेहतर हो जाए। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको इसी तरह से प्लेटलेट कम थे, हम लोगों ने उसके ये सारे मार्कर्स करवाए, सी करवाया, एचआईवी करवाया, बोन मैरो तक करवा डाली, तो क्या कहते हैं, एवरीथिंग वाज नेगेटिव। फिर हमने उसका एएनए करवाया तो उसका एएनए पॉजिटिव निकल आया, उसके बाकी एसएलई का कोई क्राइटेरिया पॉजिटिव नहीं था। खैर स्टीरॉइड्स दिए, वो बेहतर भी हो गया, हमने उसे आईटीपी लेबल करके घर भेज। तकरीबन 6 महीने साल के बाद वो पेशेंट दोबारा आया तो उसको एसएलई की फुल फ्लैज मैनिफेस्टेशन आ चुकी थी। तो आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कैन बी द इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएलई। तो याद रखिए एएनए लाजमी करवाना है। ये एसोसिएशन इसकी मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई मरीज है, उसका प्लेटलेट कम होना आपको समझ नहीं आ रहा किस वजह से हो रहा है, ठीक है,
या प्लेटलेट के साथ कोई और सेल लाइन भी कम है, रेड ब्लड सेल कम है या वाइट ब्लड सेल कम है, या वो बुढ़ा हो गया है, 60 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, या आपने स्टीरॉयड दिए हैं और उसके प्लेटलेट बेहतर नहीं हुए हैं, अब ऐसे मरीजों के अंदर आपको बोन मैरो करवा के देख लेनी चाहिए। अगर मरीज यंग है, उसके सिर्फ प्लेटलेट कम है और आपने उसको स्टीरॉयड दिए और प्लेटलेट बेहतर हो गए, तो फिर बोन मैरो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आईटीपी में ब्लीडिंग किस लेवल पे जाके होती है? कितने प्लेटलेट कम हो जाएं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है? Less than 20,000, sir. लेस देन 30,000। ठीक है। तो हम ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट ही उस वक्त करते हैं जब प्लेटलेट 30,000 से कम आ जाते हैं। ठीक है। और ये देखें, सबसे आखिरी चीज पे गौर करें, नो स्प्लीनोमेगली। आईटीपी के अंदर स्प्लीनोमेगली नहीं होती, अगर है तो थिंक ऑफ सम अदर डायग्नोसिस। ट्रीट कैसे करना है? एक पेशेंट है, वो आपके पास आया है, या तो उसे एपिस्टेक्सिस होगा, या उसे कोई मेनोरेजिया होगा, या बॉडी के ऊपर उसके पेटिकियाए बन रहे होंगे, या उसको हेमाटेमेसिस या मलीना के साथ वो आएगा, कोई ना कोई उसको ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होगी। आप उसका सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी के ऊपर प्लेटलेट कम आएंगे। ठीक है। तो आप उसके बाकी सारे मार्कर करवा के देख लेते हैं, आईटीपी का डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करते हैं। अच्छा, अब आपने सबसे पहला काम करना है, उसे स्टेरॉयड स्टार्ट करने हैं। ठीक है। आप प्रेडनिसोन दे सकते हैं या डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, आपको ये डोजेस याद करने की ज़रूरत नहीं। प्रेडनिसोन के आप ना 3 से 5 दिन तक उसका रिस्पांस दे। 3 से 5 दिन के अंदर अंदर ना उसके प्लेटलेट ऊपर आ जाने चाहिए। अगर वो ऊपर नहीं आते तो आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये आईटीपी का डायग्नोसिस जो है ये डाउट में चला जाता है। इसके अलावा आप IVIG दे सकते हैं, इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन, या एंटी-डी दे सकते हैं, एंटी-डी। इनके सिर्फ नाम याद करते जाएं। अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग हो तो आप प्लेटलेट दें, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही ना तो आपने प्लेटलेट नहीं देने। तो आईटीपी के अंदर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन क्या है? ब्लीडिंग। अच्छा, फिर जनाब प्लेटलेट 30,000 से ऊपर चले गए, आपने कुछ अरसे के जब ये मेडिसिन बंद कर दिया, आपने 10 दिन दे के स्टेरॉयड बंद कर दिए, कुछ अरसे के बाद दोबारा प्लेटलेट कम हो गए, अगर तो रिलैप्स्ड ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ये परसिस्टेंट आईटीपी है कि वो स्टेरॉयड को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो इन ट्रीटमेंट में से कोई एक दी जा सकती है। इनके भी नाम याद कर लें। रिटुक्सीमैब, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, एंटी CD20 एंटीबॉडी कहते हैं इसको, एंटी CD20 एंटीबॉडी। एंटी-डी दे सकते हैं, इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन दे सकते हैं। बच्चों इसको भी याद कर लो, इसका भी नाम याद कर लो, थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये प्लेटलेट की तादाद को बढ़ाते हैं। दो किस्म के होते हैं, ये रोमिप्लास्टिन या एल्ट्रोम्बोपैग, ये दो होते हैं। अच्छा, अगर किसी मरीज को ये सब लगने के बाद भी दोबारा से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, तो ऐसे मरीजों के लिए आप या तो स्प्लीनेक्टमी कंसिडर कर सकते हैं, या उसको इम्यून सप्रेसेंट दे सकते हैं। इम्यून सप्रेसेंट में आपके पास माइक्रोफिनोलेट, मॉफिटिल है, एजाथायोप्रीन है, साइक्लोस्पोरिन है, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, या फिर ऑटोलोगस हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर आईटीपी किसी को हो जाए तो आपका जो प्लेटलेट का टारगेट होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप रखते हैं 10,000 से लेके 30,000 तक, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपने 30,000 से 50,000 तक रखने होते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपने उसको 50,000 से ऊपर लेके जाना होता है। उसकी वजह ये होती है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी भी वक्त सिजेरियन सेक्शन या वजाइनल डिलीवरी की जरूरत पेश आ सकती है। तो ये टारगेट्स हैं। दिस माइट बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, तो इसको जरा देख लीजिएगा। ओके जी। A young male develops severe diarrhea followed by anuria. His biochemistry is as under: urea 143, sodium 134, potassium 7, bicarbonate is 18. What is the most appropriate immediate treatment? जी, कौन बताएगा कि इसमें immediate treatment कौन सी appropriate होगी?
क्या फ्लूइड देंगे? नहीं, देखिए ना बेटा, इस सारे किस्से में आपको जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो क्या है? एंड यूरिक एसिड तो सर पोटेशियम ज्यादा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए कुछ देंगे ना। कैल्शियम ग्लूकोनेट। शाबाश। the first the very first, the most immediate treatment should be calcium gluconate। शाबाश। लेकिन इस सारे किस्से के अंदर आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट का जिक्र तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें से क्या ऑप्शन चूज करेंगे? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सेलाइन। बेटा नॉर्मल सेलाइन से पोटेशियम कम हो Sir, जाएगा। 25% dextrose with the regular insulin. शाबाश। 25% डेक्सट्रोज विद रेगुलर इंसुलिन। इंसुलिन आपको मैंने पिछली मरतबा जब हाइपरकैलेमिया की कॉजेज डिस्कस हो रही थी, हाँ। इंसुलिन पोटेशियम को सेल के अंदर फेंकता है, ठीक है, पोटेशियम कम करता है। तो इमीडिएट स्टेप के तौर पे आप इंसुलिन लगाएंगे। डायलिसिस क्यों नहीं? डायलिसिस इमीडिएट स्टेप में क्यों नहीं आता? डायलिसिस इस केस के अंदर सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन ये इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इमीडिएट ट्रीटमेंट 25% डेक्सट्रोज वाटर विद रेगुलर इंसुलिन है। ठीक है, जब पोटेशियम 6.8 से ऊपर चला जाए ना, पोटेशियम 6.8 से ऊपर चला जाए तो उसका इलाज होता है डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस को शुरू करने में थोड़ा टाइम लगता है। डबल लूमन डालेंगे, मशीन पे डालेंगे, पता नहीं डायलिसिस की मशीन फौरी तौर पे अवेलेबल भी होती है कि नहीं होती। तो डायलिसिस इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं है। इमीडिएट ट्रीटमेंट 25% डेक्सट्रोज वाटर विद रेगुलर इंसुलिन है, और फिर डेफिनेट ट्रीटमेंट डायलिसिस है। ओके जी, ये अब एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर तो स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन्स, जब पोटेशियम किसी का बढ़ता है ना तो उसकी मेम्ब्रेन्स हाइपर एक्साइटेबल हो जाती हैं। मेम्ब्रेन के हाइपर एक्साइटेबल होने की वजह से अरिथमियाज के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसको बचाने के लिए हम मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए फौरी तौर पे कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाने का तरीका क्या होता है? 10-10-10। ठीक है, आपने 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml इन 10 मिनट्स देना होता है। 10-10-10, इसको कहते हैं रूल ऑफ 10। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट लग गया, मेम्ब्रेन स्टेबल हो गई। अब अगला काम ये है कि आपने पोटेशियम को कम करना है, फौरी तौर पे कम करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं? आप इंसुलिन लगाते हैं। अब इंसुलिन लगाने से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया को कम करने के लिए आप साथ ही ग्लूकोज दे देते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप बीटा 2 एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं, साल्ब्यूटामोल देते हैं, उससे नेबुलाइज करवाते हैं। तो आपको पता है कि बीटा एगोनिस्ट जो हैं ये पोटेशियम को सेल के अंदर फेंकते हैं। तो एक तरीका कार ये हो सकता है। अगर किसी मरीज को साथ साथ एसिडोसिस चल रहा हो, जैसे कि किडनी फेलियर के पेशेंट को अक्सर एसिडोसिस चल रहा होता है, तो एसिडोसिस की वजह से भी हाइपरकैलेमिया होता है। वो याद करें हाइपरकैलेमिया की कॉजेज को। तो ऐसी सूरत के अंदर आप आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। जब आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करता है और उसकी वजह से भी पोटेशियम सेल के अंदर चला जाता है। आप पोटेशियम लूजिंग डायूरेटिक दे सकते हैं, जैसे फ्यूरोसामाइड है। तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा? पोटेशियम किडनी के रास्ते बाहर निकल जाता है। या फिर आप पेशेंट का डायलिसिस कर सकते हैं। डायलिसिस की जो इंडिकेशन है वो ये है कि पोटेशियम 6.8 से ऊपर हो। पोटेशियम 6.8 से ऊपर हो। ठीक है, और एक और है केएक्सलेट। केएक्सलेट, आई डोंट नो कि आप लोगों को केएक्सलेट का पता है कि नहीं पता। लेट मी राइट इट फॉर यू। केएक्सलेट, तो ये एक सब्सटेंस होता है, ये आयन एक्सचेंज रेजिन होता है। ये क्या करता है? ये गट के अंदर पोटेशियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो हम पेशेंट को खाने के लिए कैक्सलेट साशे दे देते हैं। वो गट के अंदर जितना पोटेशियम होता है उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो पोटेशियम जो होता है वो गट से अब्जॉर्ब नहीं होता, पोटेशियम की सप्लाई बॉडी को बंद हो जाती है, तो पोटेशियम कम हो जाता है। ठीक है, तो कैक्सलेट को याद कर लीजिएगा। ओके जी।
22-year-old female comes with easy fatigability. She noticed pigmentation all over the body and splenomegaly. Her hemoglobin is 8.1, MCV 58, MCHC 30 gram per femtoliter. Serum ferritin is 1000. Most appropriate management would be जी डेस्फेरोक्सामाइन। क्यों इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या चीज इंडिकेट करती है डेस्फेरोक्सामीन? सर फेरेटिन इसका 1000 माइक्रोग्राम पे पहुंच गया है। शाबाश। फेरेटिन जब 1000 से ऊपर चला जाए ना तो आपने आयरन चेलेशन थेरेपी देनी होती है। तो डेस्फेरोक्सामीन इज बेसिकली, और ये सिनेरियो किस बीमारी का है? हेमोक्रोमेटोसिस। अरे नहीं, ये सिनेरियो है थैलेसीमिया का। देखिए ना, HB है 8.1 और मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम है कम हो गया ना, ठीक है। और आयरन क्यों ज्यादा हुआ पड़ा है? क्योंकि इस मरीज को बार बार लग रहे हैं, इस मरीज को बार बार ट्रांसफ्यूजन्स हो रहे हैं। तो डेस्फेरोक्सामीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हीमोक्रोमेटोसिस का नहीं, ये थैलस। चलें जी, अच्छा जी, मैं थैलेसीमिया से मुतालिक कुछ चीज़ें आपको बता दूं। थैलेसीमिया के अंदर ना अनीमिया होता है, ठीक है। ये एक हीमोग्लोबिनोपैथी है, हीमोग्लोबिनोपैथी। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया की एक कॉज है। कोई मुझे बता सकता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया की दूसरी कॉज कौन सी है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। चलें अब अगला सवाल, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया के दरमियान फर्क कैसे करते हैं? एक पेशेंट है, उसकी CBC करवाई। सर हिस्ट्री पे नहीं, हिस्ट्री पे नहीं मैं पूछ रहा हूँ, CBC पे कैसे फर्क करते हैं? TIBC पे। TIBC सर। शाबाश। ये जो आयरन स्टडीज होती हैं ना, इस पे ही फर्क हो जाता है। थैलेसीमिया के अंदर सीरम फेरेटिन ज्यादा होगी, आयरन के अंदर सीरम फेरेटिन कम होगी, ठीक है। थैलेसीमिया के अंदर आयरन कंटेंट ज्यादा होगा, आयरन डेफिशिएंसी के अंदर आयरन कंटेंट कम होगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी उसके अंदर ज्यादा होगी, आयरन डेफिशिएंसी के अंदर, थैलेसीमिया के अंदर ये कम होगी, ठीक है। तो ये यानी ये सारी आयरन स्टडीज एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं। तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की स्टडीज में आयरन स्टडीज का पता है ना, तो थैलेसीमिया का बस उससे उलट कर लें तो थैलेसीमिया में आ जाता है। दोनों के अंदर हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री तो आपको पता ही है कि थैलेसीमिया को के मरीज को तो वो बंदा 10 फुट दूर से देख के पहचान लेता है। चलें अगला सवाल, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है ये, ठीक है। मौरूसी है, फैमिली हिस्ट्री, हीमोग्लोबिनोपैथी है ये। इसके अंदर क्या होता है, अल्फा या बीटा चेन सिंथेसिस की इम्पेयरमेंट हो जाती है। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है। चलें एक सवाल आप लोगों से, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय, कौन सी हीमोग्लोबिन होती है थैलेसीमिया के अंदर? A2 नहीं, HbF अच्छा नॉर्मल HbA2A होती है ना, HbA2 नहीं बेटा, नॉर्मल होती है HbA1, ठीक है। अब HbA1 तो बन नहीं रही, तो HbF बढ़ जाती है, HbF बढ़ जाती है ज्यादा, यानी हाँ HbF जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और HbA2 भी बढ़ जाती है, लेकिन HbA2 इतनी नहीं बढ़ती जितनी HbF बढ़ जाती है। एक मिनट, मेरी बेटी को कंघी करने की जरूरत है, जस्ट अ मोमेंट बेटा, होल्ड कीजिएगा। सॉरी बच्चों, मेरी बेटी आई, उसका कोई बटन अनलॉक था। ओके, सो
अच्छा, ये एक बात याद कर लें कि अल्फा जीन की ना 4 कॉपीज होती हैं, ठीक है, और जो बीटा जीन होता है उसकी सिर्फ 2 कॉपीज होती हैं। अल्फा जीन क्रोमोसोम 16 पे होता है, बीटा जीन जो होता है क्रोमोसोम 11 पे होता है। क्रोमोसोम के नंबर मैंने इसलिए लिख दिए हैं बच्चों कि सीपीएसपी का कोई पता नहीं लगता, वो इस तरह के सवाल पूछती है। तो आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं एम्ब्रियो के अंदर कौन सी प्रोटीन होती हैं, तो गावर 1 और गावर 2 जो होती हैं ये एम्ब्रियो के अंदर होती हैं। फिर फीटस के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ये होती है हीमोग्लोबिन एफ, अल्फा 2 गैमा 2 के पे मुश्तमिल होती है ये। और बर्थ के बाद हीमोग्लोबिन A1 जो होती है ना, ये अल्फा 2 बीटा 2 पे मुश्तमिल होती है और ये 95% इस पे मुश्तमिल होती है। हीमोग्लोबिन A2 जो होती है वो अल्फा 2 डेल्टा 2 के नाम पे होती है और ये 1.5 to 3.5% होती है। बहुत कम मिकदार में हीमोग्लोबिन F होती है, लेकिन अगर किसी को थैलेसीमिया हो जाए तो हीमोग्लोबिन F फिर बढ़ जाती है। अच्छा, अब थैलेसीमिया जो बीटा थैलेसीमिया होता है ना, इसकी 3 यानी स्वेरिटी की स्टेजेस होती हैं। एक जिसमें बिल्कुल एक बीटा चेन जो है वो खराब होती है, एक बीटा चेन। तो अगर एक बीटा चेन खराब हो तो इसको कहते हैं थैलेसीमिया ट्रेट। तो थैलेसीमिया ट्रेट क्या होती है बच्चों, इसमें ना क्लिनिकल इम्पैक्ट इतना नजर नहीं आता, देयर इज नो सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इम्पैक्ट। मेरा एक दोस्त है, वो हर वक्त कंप्लेन करता रहता, जहीर भाई मैं थक जाता हूँ, जहीर भाई मैं थक जाता हूँ। अच्छा, मैंने कहा चल सीबीसी करवा। अपनी सीबीसी करवाई तो उसका जो एचबी था ना, दैट वाज 10। अच्छा 10 है तो हमने, अब जारी बात है अनीमिया था अच्छा खासा, 6 फुट का जवान, उसको अनीमिया। तो मैंने कहा एमसीवी दिखाओ, एमसीवी देखा तो एमसीवी उसका था 65, 74 नॉर्मल होता है तो 6। मैंने कहा ये तो तुझे अच्छी खासी आयरन डेफिशिएंसी है। अच्छा, तो क्या, लेकिन जितना उसका एमसीवी कम था इतनी एचबी कम नहीं थी। तो अब हमारे जहन में 2 पॉसिबिलिटीज आई, या तो इसे आयरन डेफिशिएंसी है या फिर इससे थैलेसीमिया ट्रेट है। हमने उसकी आयरन स्टडीज करवा ली, तो आयरन स्टडीज सारी की सारी नॉर्मल, बल्कि थोड़ी सी रूटीन से ज्यादा ही थी। तो फिर हमने उसका डायग्नोसिस बनाया कि जनाब तुम्हें तो थैलेसीमिया ट्रेट है। फिर यानी हमने उसकी फैमिली काउंसलिंग की कि आइंदा अगर कभी भी शादी करनी होगी तो कम से कम दुल्हा दुल्हन की पहले वो देख लेंगे कि ऐसा ना हो दुल्हा को भी थैलेसीमिक ट्रेट हो और दुल्हन को भी थैलेसीमिक ट्रेट हो, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो थैलेसीमिया इंटरमीडिया या थैलेसीमिया मेजर के हो सकते हैं। तो हमने यानी उनकी जेनेटिक काउंसलिंग की। अच्छा, थैलेसीमिया इंटरमीडिया वो होता है जिसके अंदर ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, कभी कभार होती है, कोई स्ट्रेस आ गई, कोई बीमारी आ गई वगैरह वगैरह, उस वक्त उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, वरना वो चलते रहते हैं। मेजर वो होता है कि इसको अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे ये बच्चे मर जाएंगे, तो ये थैलेसीमिया मेजर होता है। ये बीटा थैलेसीमिया की 3 आपको स्वेरिटी की स्टेट्स बता रहा हूँ, थैलेसीमिया ट्रेट, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, थैलेसीमिया मेजर। ये वही चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं। ये अल्फा थैलेसीमिया की स्टेट्स हैं कि अल्फा थैलेसीमिया की बेसिकली 4 अल्फा ग्लोबिन जीन्स होती हैं। अगर एक ग्लोबिन जीन खराब है तो साइलेंट कैरियर, अगर 2 खराब हैं तो थैलेसीमिया माइनर, अगर 3 खराब हैं तो हीमोग्लोबिन एच डिजीज, और अगर 4 की 4 खराब हैं तो हाइड्रोप्स फेटालिस, एंड हाइड्रोप्स फेटालिस इज नॉट कंपैटिबल विद लाइफ। तो ये बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। डायग्नोज कैसे करना है बच्चों, एक ही स्टडी है जिससे डायग्नोज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफ्रेसिस। इलेक्ट्रोफ्रेसिस में हम क्या करते हैं, हमें पता लग जाता है बॉडी के अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन कितनी मिकदार में मौजूद है। तो अगर किसी की हीमोग्लोबिन एफ जो है वो 80-90% तक इलेक्ट्रोफ्रेसिस पे आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मरीज जो है वो असल में थैलेसीमिया का मरीज। और ऑफ कोर्स जेनेटिक स्टडीज भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कौन सी जीन खराब है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होती हैं, हमारे यहाँ नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रोफ्रेसिस इज कंसिडर्ड एडिक्वेट स्टडी टू डायग्नोज थैलेसीमिया। एजुकेट करना होता है पेरेंट्स को, उनकी जेनेटिक काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है।
अच्छा कौन बताएगा कि थैलेसीमिया किस तरह की बीमारी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है? ऑटोसोमल रिसेसिव है ये, ठीक है। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि ये डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है और जेनेटिक काउंसलिंग कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो इसका प्री नेटल डायग्नोसिस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट का एक बच्चा पहले से थैलेसीमिक है, अब दोबारा उसकी बीवी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इंट्रा यूट्राइन उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर जो इंट्रा यूट्राइन बेबी पड़ा हुआ है उसको थैलेसीमिया निकल आता है, तो फिर हम पेरेंट्स को एक ऑप्शन दे सकते हैं कि दे कैन टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी टू अवॉइड दिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलासीमिया के पेशेंट को किया जा सकता है। 1000 से ऊपर अगर फेरेटिन बढ़ जाए तो आयरन चेलेशन थेरेपी देते हैं, डेस्पिरोक्सामीन उसके लिए यूज करते हैं। हेमाटेनिक्स दिए जा सकते हैं, फोलिक एसिड जैसे है, B12 है, ये हेमाटेनिक्स दिए जा सकते हैं। और फिर डेफिनेट ट्रीटमेंट जो है वो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एलोजेनिक क्या होता है, क्या ऑटोलोगस क्या होता है, ये सारी चीजें आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा सर बच्चों जी, सर एक क्वेश्चन था, थैलेसेमिक ट्राइट है, उसकी फाइंडिंग बताएं। उसमें एक ऑप्शन था माइल्ड इंक्रीज HbF, डिक्रीज HbA2 एंड हेमोग्लोबिन मोर देन 3.5। ओके ये ऑप्शंस थे उसमें। ओके। इससे 3 ऑप्शन थे। सर हाँ, मतलब रिकॉल्स में ऐसे ये है, ये सर नवंबर और सितंबर के दोनों पेपर्स में ये आए हुए हैं मेडिसिन के में। अच्छा इसकी ये रिसेंट पूल से है। फिर वहां पे मतलब सब तकरीबन जो सीनियर्स ने आंसर दिया है वो HB मोर देन 3.5 दिया है। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। ये बेटा डिपेंड करता होता है, ये जो सारे होते हैं ना, इनको हम डायग्नोज तो इसी तरह से करते हैं, इलेक्ट्रोफ्रेसिस के ऊपर इसकी पिक्चर कैसी आती है। तो जस्ट अ मोमेंट जी, इसमें यही होगा, हीमोग्लोबिन A2 एंड F विल बी एलिवेटेड, ठीक है। लेकिन ये कितनी होगी मैं आपको बता देता हूँ। A2 जो होती है ना ये 3.5 to 8% तक होती है, और हीमोग्लोबिन F जो है ये 1 to 5% तक होती है थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर। 1 to 5% तक। सर और यहाँ पे ऑप्शंस में हीमोग्लोबिन, सिर्फ ऐसे माइल्ड इंक्रीज HbF, हाँ डिक्रीज HbA2, ये तो गलत हो गया। नहीं डिक्रीज तीसरा नहीं ऑप्शन होती। था HB मोर देन, हाँ इंक्रीज होती है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन था HP मोर देन 3.5, जिसको सबने सही आंसर कहा था। तो HP 3.5 मोर देन 3.5, ये कुछ समझ में एच नहीं बी आया मुझे। थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर HB तकरीबन नॉर्मल होती है। थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर 10 या 11 के करीब भी तकरीबन। तो मैं समझूंगा कि इंक्रीज, माइल्डली इंक्रीज हीमोग्लोबिन F जो है ना वो इसका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन F माइल्ड, क्योंकि ये 3.5% कितनी होती है, ये 1.5% तक तो नॉर्मली होती है। लेकिन अगर ये 1 to 5% तक चली जाए तो ये फिर माइल्डली इंक्रीज हम इसे कहेंगे। तो माइल्डली इंक्रीज HbF इज इक्वल टू थैलेसीमिक ट्रेट। कुछ मैं कॉल ले लूं। थैंक यू।
हेलो हेलो डॉक्टर जी, हेलो सर। आप एक मिनट हनीफ भाई, जी मैं बस एक जरा होल्ड किया हुआ है, मैं कॉल ले रहा हूँ, मैं कॉल लेके दोबारा करता हूँ आपको मसला। जी हनीफ भाई, इंशाल्लाह आप बुला लीजिएगा। सॉरी बच्चों, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। अच्छा जी, अच्छा अगर हम डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट को देखें ना, तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट ये होता है कि अगर दो अलील में से हर ट्रेट को ना दो अलील कंट्रोल करते हैं, अगर दो अलील में से एक अलील भी खराब हो गया ना तो बंदे को बीमारी हो जानी है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर अगर सिर्फ एक जो पेरेंट है उसको बीमारी है ना, तो 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, ये देखें, ये वाली जो पिक्चर है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की है। इस पेरेंट को अब ये डिपिक्ट, ये जो रेड डॉट है ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये पेरेंट जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज का शिकार है। ठीक है, अब इसका एक एक्स क्रोमोसोम में एक वाई क्रोमोसोम होता है, सॉरी ये दोनों ही ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल, खैर ये एक दूसरे से पेयर अप करते हैं। अब ये जो है ये एक इसके अंदर आ गया और एक इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो बाकी के सब साथ नॉर्मल लग गए। तो ये देखें कि आधे बच्चे जो हैं ये बीमारी का शिकार हो जाएंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी का शिकार, और आधे बच्चे जो होंगे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी बंदे को ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है, तो उसके कितने फीसद बच्चों को बीमारी मुंतकिल होने का अंदेशा है। तो इस स्टेटमेंट को याद कर लें, 50% of the offsprings will be affected if one of the parent has single mutant allele. और ऑटोसोमल रिसेसिव, अगर किसी एक पेरेंट को अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं ये कैरियर हैं, दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर हैं तो क्या होगा, 25% विल बी अफेक्टेड, 50% विल बी कैरियर एंड 25% विल बी नॉर्मल। तो बच्चों ये दो स्टेटमेंट्स याद कर लो, ये दो स्टेटमेंट्स ये आपके एग्जाम के हवाले से कम आएंगी आपकी। अब ये होता कैसे है, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न है। मुख्तलिफ किस्म के इनहेरिटेंस पैटर्न्स होते हैं। जो सिंगल अलील इनहेरिटेंस पैटर्न होता है ना, उसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न कहते हैं। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक जो डिजीजेस होती हैं ना, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस के पैटर्न पे इनहेरिट होती हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये होता है, अगर एक पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है तो 50% ऑफस्प्रिंग जो हैं वो बीमारी का शिकार होंगे। और ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो 25% अफेक्टेड होंगे, 50% कैरियर होंगे, 25% नॉर्मल होंगे। ये फिगर्स याद कर लें, क्योंकि यही फिगर्स से सवाल पूछा जाता है आप लोगों से। अब अगर किसी को ये समझ नहीं लगी तो बता दें, फिर हम इसको मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं। हेलो, क्या ये दो बातें समझ आ गई? हाँ, ये दो बातें समझ आ गई, ये दो बातें समझ लीजिएगा। इससे आगे चलते हैं फिर हम। ओके जी, जो एक्स लिंक्ड होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है वो बहुत कम है, बहुत कम। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में याद रखें 50% ऑफ द मेल विल बी अफेक्टेड एंड 50% ऑफ द फीमेल्स विल बी कैरियर। ठीक है, और
एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एक फीचर है कि बीमारी सिर्फ उस वक्त आएगी औलाद के अंदर जब माँ अफेक्टेड होगी। अगर बाप अफेक्टेड होगा तो जो औलाद होगी उसमें से जो फीमेल होंगी वो कैरियर बन सकती हैं, लेकिन डिजीज नहीं आ सकती उनके अंदर। लेकिन अगर माँ के अंदर जो है कोई एक्स माँ कैरियर है तो फिर औलाद के अंदर बीमारी आएगी, वो भी लड़कों के अंदर। 50% ऑफ द मेल विल बी अफेक्टेड। 50% जो मेल बच्चे होंगे ना उनको बीमारी होगी, और 50% जो फीमेल होंगी ना वो डिजीज की कैरियर होंगी। और ये चांस होता है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना ये चांस होता है, ये ऐसा नहीं कि वाकई 100% ऐसा ही होगा। ये 50% ऑफ देयर इज अ चांस दैट 50% ऑफ द मेल विल बी अफेक्टेड, देयर इज अ चांस दैट 50% ऑफ फीमेल विल बी कैरियर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव को याद कर लें। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, बस इसमें एक ही बात याद रखें कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर फीमेल्स ज्यादा इफेक्ट होती हैं मेल्स की निस्बत से। A pregnant lady developed severe breathlessness on examination. Her pulse was irregular and there was a mid-diastolic murmur. Which would be investigation of choice? जी कौन जवाब देगा? जो कोई बंदा जवाब दे दे, ये तो आसान सा सवाल है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा जवाब सर आंसर नहीं आ रहा। P might be. Okay. So raised pressure gradient across mitral valve on color Doppler. देखिए ना, valvular lesion है। valvular lesion आप ECG पे या एक्सरे पे तो नहीं पिक करते हैं, तो valvular lesion तो आपने इकोकार्डियोग्राम पे पिक करना है। तो इकोकार्डियो, ये जो कलर डॉपलर का मतलब है ना, ये इकोकार्डियोग्राम का कलर डॉपलर है। तो रेज्ड प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस माइट्रल, तो माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर क्या होगा कि माइट्रल वाल्व के अक्रॉस प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। वो प्रेशर ग्रेडियंट आपको पता कहाँ से लगता है? कलर डॉपलर से लगता है। तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इर्रेगुलर है ना, इसका मतलब है जी एट्रियल फिब्रिलेशन। और ये जो मिड डायस्टोलिक मर्मर है ना, इसका मतलब है इसका क्या मतलब है? माइट्रल स्टेनोसिस। अच्छा चलें, अब मैं इसी सवाल को घुमा के पूछ लेता हूँ। What is the cause of this murmur? Cause of? हाँ, mitral stenosis is the cause, ना? Yes sir. ठीक है, अब मैं कह देता हूँ कि patient is having a mid diastolic murmur. A diagnosis of mitral stenosis was made. What is the pathophysiology of mitral stenosis in this case? मैं इसको mitral stenosis इस लड़की को क्यों हुआ? Due to severe anemia? No. देखें, माइट्रल स्टेनोसिस की 99.99% केसेस के अंदर कॉज क्या होती है? रोमैटिक फीवर, माइट्रल स्टेनोसिस, रोमैटिक हार्ट डिजीज। 99.99% केसेस के अंदर जो आईएमएस की कॉज है ना, वो रोमैटिक फीवर है, रोमैटिक हार्ट डिजीज है। ठीक है। और कुछ केसेस के अंदर क्या होता है? कॉर्ट्राइटम होता है, रोमाटाइड आर्थराइटिस होता है, एसएलई हो सकता है। ठीक है। तो कुछ केसेस के अंदर होता है, 0.0001% केसेस के अंदर।